स्टेटस या संवैधानिक दर्जा दिया, ये मोदी जी ने दिया है अपने अमेंडमेंट के माध्यम से। और आपको एक बात आश्चर्य होगा, हम एससी और एसटी कमीशन जानते हैं ना, ये एससी एसटी कमीशन कब बना कोई बता पाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने, ये कांग्रेस की सरकार ने नेशनल एससी एसटी कमीशन नहीं बनाया। विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार ने एससी एसटी के लिए सोचकर जो रेजिग्नेशन बाबा साहेब ने दिया था, बाबा साहेब ने उसमें लिखा था कि कमीशन बनना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एससी एसटी। आपने तो प्रॉमिस किया था कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हमारी है ये एक निर्णय लेगी और कमीशन बनाएगी, मगर अभी तक कमीशन क्यों नहीं बना है? मैं रिजाइन करता हूं। सोचिए 1951 में रिजाइन किया बाबा साहेब अंबेडकर ने, और वीपी सिंह के सरकार के समय 90 की दशक में जाके एससी एसटी कमीशन, जॉइंट एससी एसटी कमीशन वीपी सिंह ने बनाया। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब आए, ये जो 14 अमेंडमेंट हुआ है उसमें से एक अमेंडमेंट था एससी एसटी कमीशन को अलग अलग करना, एसटी कमीशन अलग, एससी कमीशन अलग। और ये ओबीसी कमीशन ये संविधान में नहीं था, दर्जा प्राप्त नहीं था, मोदी जी ने दिया। और ये राहुल गांधी हल्ला मचा रहे हैं, ये हल्ला मचा रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो, हम सबका न्याय करेंगे। अरे काहे का न्याय करोगे? 70-75 साल मिला तब तो तुम पिछड़ों को कह रहे थे फूल्स। जिसके पिताजी ने, ये जो राजीव गांधी है, आपको पता है, ये गांधी परिवार के तमाम जो सदस्य हैं, जितने भी नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी तो सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं थी, और राहुल जी तो बनेंगे भी नहीं, तो जो भी है सदस्य, उनके जितने भी सदस्य हैं, उनके सभी सदस्यों में से उनके जीवन का सबसे लंबा भाषण गांधी परिवार में से किसका था? सबसे लंबा भाषण राजीव गांधी का था। सबसे नहीं, 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का भाषण राजीव गांधी जी ने दिया था। और राजीव गांधी जी ने 2.5 घंटे का भाषण किसके खिलाफ दिया था? रिजर्वेशन के खिलाफ दिया था, ओबीसी के खिलाफ दिया था, एससी एसटी के खिलाफ दिया था कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये मंडल कमीशन नहीं होनी चाहिए, मंडल कमीशन को आगे नहीं बढ़ाना है। हिंदी में कहावत है, बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। मतलब पिताजी जो थे वो बहुत कोशिश करके शिकार पे निकले और किसको मारा? मेंढकी को। और बेटा तीरंदाज, बेटा कहता मैं तीरंदाज हूं। अरे तुम्हारे पिताजी तो जिस प्रकार से पिछड़ों के लिए सोचते थे वो तो बहुत धिक्कार का विषय, और आप कहते हो कि मैं बचाऊंगा पिछड़ों को, मैं बचाऊंगा दलितों को। राहुल जी, These crocodile tears are not going to affect anyone. ये इस प्रकार के मगरमच्छ के आंसू किसी के भी दिल को स्पर्श नहीं करने वाले। मोदी जी ने जो 103rd अमेंडमेंट किया, वो 10% रिजर्वेशन किया। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन किया। 104th अमेंडमेंट किया मोदी जी ने, किसके लिए? टू एक्सटेंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससी एसटीज इन द लोकसभा। लोकसभा में एससी एसटी सीट को और 10 साल के लिए रिजर्वेशन में बढ़ाया जाए, इसलिए मोदी जी ने किया। 105वां अमेंडमेंट किस लिए किया? टू रेस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई न्यू ओबीसीज। अगर कोई नया ओबीसी आइडेंटिफाई करना है तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया। और 8वां मतलब अंतिम अमेंडमेंट मोदी जी ने 106वां अमेंडमेंट किया, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने का काम यह मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अमेंडमेंट किए वो सारे अमेंडमेंट इसलिए और केवल इसलिए किए ताकि सोशल जस्टिस, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय मिल सके। बाबा साहेब अंबेडकर का एक स्वप्न था कि 14 साल से कम आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में सरकारी शिक्षा मिले। मगर आपको जान के आश्चर्य हो कि यह काम इतने वर्षों तक नहीं हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अमेंडमेंट किया आर्टिकल 45 में, और उसके बाद ये सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से
यह प्रस्तावित किया गया कि 14 वर्ष से आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बाबा साहेब अंबेडकर के स्वप्न को अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्ण किया सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से। समय कम है मगर अन्याय की चिट्ठी, अन्याय की फहरिस्त बहुत बड़ी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पापों की गठरी में से थोड़े से पाप आपको गिनवाता हूं, बाकी का हिसाब किताब जनता कर देगी। ये जो अमेंडमेंट के विषय में बात कर रहे थे, संशोधन के विषय, मैंने भारतीय जनता पार्टी के संशोधनों को बताया, कम बताया, वाजपेयी जी का बताया नहीं है, समय की कमी, मोदी जी का बताया। अब मैं कांग्रेस द्वारा कुछ पापों के संशोधन, पाप भरे संशोधन क्या कर रहे थे, वो किस प्रकार के संशोधन कर रहे थे, इन संशोधनों से किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, वो बताने वाला। नेहरू जी ने 1951 में सबसे पहला संशोधन, भारतवर्ष के संविधान का सबसे पहला अमेंडमेंट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो किस पे था? फ्रीडम ऑफ प्रेस को समाप्त करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को समाप्त करने के लिए, कि जो हम बोलने की आजादी रखते हैं, उन्होंने नियम बनाया कि कोई भी सरकार के विरोध लिख नहीं सकता, कोई भी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता। यह नियम नेहरू जी ने पहले संशोधन में ला करके कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र की हत्या करने की चेष्टा की, क्योंकि ऑर्गेनाइजर मैगजीन और क्रॉस रोड ने नेहरू जी के खिलाफ लिखा था। उन्होंने ऑर्गेनाइजर को बैन किया, मगर ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइजर के पक्ष में वक्तव्य दिया, पक्ष में वर्डिक्ट दिया, तब नेहरू जी फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए थे। 24वां और 25वां अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट था कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनका भी हनन हो सकता है। और 25वां अमेंडमेंट कांग्रेस ने किया कि प्रॉपर्टी राइट्स, आपकी प्रॉपर्टी सरकार कभी भी छीन सकती है, और जो मूल्य सरकार देगी आपको बाध्यतम लेना पड़ेगा, आप उसमें कॉम्पेंसेशन का डिमांड नहीं कर सकते हो। जो आपका घर बना हुआ है, सॉल्ट लेक में बना हुआ है, बड़ा घर है, मगर सरकार को लगता है मुझे ये जमीन चाहिए, तो सॉल्ट लेक के अनुसार वो पैसे नहीं देगी, वो अपने हिसाब से पैसे देगी। सोचिए अगर इस प्रकार का कानून बनता तो आज क्या परिस्थिति होती। बाद में इसे कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। ये 24 और 25 अमेंडमेंट के खिलाफ कोर्ट गए लोग, कोर्ट में केशवानंद भारती केस, जो बहुत बड़ा केस है, 13 जजों ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ वर्डिक्ट दिया। गुस्से में इंदिरा गांधी ने, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए तो नियम होता है जो दूसरा जज सेकंड है लाइन में, उसको चीफ जस्टिस बनाना होता है। नियम तोड़ करके पहली बार हिंदुस्तान में जो तीसरे नंबर का जज था, तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया इंदिरा गांधी ने। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को भी घुटनों पे झुकना पड़ेगा। अगर इंदिरा की बात को नहीं माना, कांग्रेस की बात को नहीं माना, कमिटेड जुडिशरी नहीं बनी, तो हम जुडिशरी को भी नहीं छोड़ेंगे। और आप सभी को पता है 1975 से 77 तक इमरजेंसी लाई, इमरजेंसी में इस प्रकार के कानून लाई, इस प्रकार का विषय रखा जो मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, आप सभी जानते हैं क्या हुआ। काका कलेलकर कमेटी के विषय में वीडियो में बताया गया। काका कलेलकर कमेटी ने 1956 में रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए था कहा था, मगर पंडित नेहरू ने उसे नकार दिया, उसे अस्वीकार किया। नेहरू जी ने जिस चिट्ठी के बारे में मैंने कहा था 1961 में चिट्ठी लिखी कि रिजर्वेशन विल लीड टू इनसफिशिएंसी एंड लोअर स्टैंडर्ड्स। अगर एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गई तो भारत का स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। आप सोच के देखिए, ये दलितों को और पिछड़ों को लोअर स्टैंडर्ड मानते थे। नेहरू जी, उनको लगता था दलित लोअर स्टैंडर्ड है। उनके लिए तो हाई स्टैंडर्ड केवल लेडी माउंटबेटन ही थी, बाकी तो हम लोग तो लोअर स्टैंडर्ड ही थे। तो इस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की थी। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में भी बताया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के 2 यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
जिसको कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित किया कांग्रेस ने, जबकि पैसा भारत सरकार देती है। भारत सरकार अगर पैसा देती है, एड करती है, तो एससी एसटी का रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पैसा हम मगर पैसा हमसे लेंगे, मगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये केवल मुसलमान बच्चों को ही एडमिशन देंगे, इसमें एससी एसटी और ओबीसी को किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस प्रकार का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। 1985 में शाहबानो का केस, शाहबानो के केस में एक अधेड़ उम्र की महिला को जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके मेंटेनेंस के लिए उसका डाइवोर्स हुआ था, 70 वर्ष से अधिक आयु की महिला, उसका डाइवोर्स हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हां 75 से 100 रुपए इसको महीना मिलना चाहिए। राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 1986 में पार्लियामेंट में पलट दिया और कहा कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। एक तरफ वो राजीव गांधी और गांधी परिवार और एक तरफ नरेंद्र मोदी 100 कोशिशों के बावजूद भी ट्रिपल तलाक के विरोध में कानून लेकर आए। ये फर्क है गांधी परिवार और मोदी जी। और आज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस का समय था, बेचारे मनमोहन जी हमारे बीच में तो नहीं है, मैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और मैं उनका सम्मान भी करता हूं, मगर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय यूपीए में उनकी सरकार में एक एनएसी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, क्योंकि आखिरकार चलाना तो सोनिया जी ने था। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वो कैबिनेट के भी ऊपर थी, जो बताएगी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल मनमोहन जी वही करेंगे, कैबिनेट वही करेगी। और उसकी अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, और कुछ एनजीओस के जो अध्यक्ष थे, जो सारे गलत काम करते थे, वो उन अध्यक्षों को लेकर मनमोहन जी की सरकार को चलाती थी सोनिया गांधी। एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें बताया गया है शाम को 6 बजते ही मनमोहन सिंह अगर अपने दफ्तर में कोई फाइल पढ़ रहे होते थे साइन करने के लिए, तो पुलक चटर्जी जो उनके सेक्रेटरी थे वो आते थे और फाइल छीन कर ले जाते थे। चाहे मनमोहन सिंह जी आधा पढ़े हो या पूरा पढ़े हो, उसे छीन के ले जाते थे, क्योंकि सोनिया जी को फाइल पढ़ना होता था, सोनिया जी को निर्णय लेना होता था। आप सोच के देखिए, इस प्रकार इस कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। संविधान में एनएसी जैसे किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संविधानिक संगठन के लिए कोई स्थान नहीं है, मगर संगठन और संविधान को परे करके गांधी परिवार ने जिस प्रकार देश को चलाया है, यह अंबेडकर जी की आत्मा को मारती, कहीं न कहीं उनको रुलाती। और आज बंगाल में जो हो रहा है, मैंने पिछले